Welcome to this video of definite integrals. Integration chapter is divided into two parts. Integration के दो पार्ट हैं. Part 1 is indefinite and part 2 is definite. Indefinite इंटीग्रल का नाम से ही पता लगता है आंसर इज indefinite. जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी फंक्शन का f of x dx तो आंसर में हम एक प्लस c लिखा करते हैं. c इज़ एनी कांस्टेंट, वी डोंट नो एनी आंसर. वहाँ एक वेरिएबल आंसर आता है, फिक्स्ड आंसर नहीं पता होता. बट इन दिस केस इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, जो डेफिनिट इंटीग्रल है, यहाँ इंटीग्रेशन में जो भी हमें फंक्शन गिवन होगा उसके साथ साथ कुछ लिमिट्स भी गिवन होती हैं. इंटीग्रेशन के साइन पर एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, ये लिमिट्स बोली जाती है. अब इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं. a टू b f of x dx, इस फंक्शन को हम इस तरह से पढ़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स ए टू बी या ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स. ये इंटीग्रेशन हुआ एफ एक्स का. यहाँ पर जो ये a और b है इन्हें बोलते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट. ये जो a है वी विल नेम इट एज लोअर लिमिट, b को हम बोलते हैं अपर लिमिट. इसका कंसेप्ट क्या है, ये है क्या? f of x a टू b dx, इसको समझने के लिए हम ग्राफिकली समझ सकते हैं. सपोज देर इज वन फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस. ये एक फंक्शन है, एक फंक्शन का ग्राफ है एफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है. और इस फंक्शन का जो भी एक कर्व है दिस इज कंटिन्यूअस. ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस. अब यहाँ अगर ए टू बी एफ एक्स और डी एक्स लिखा जाता है और ये सेम एफ एक्स है एंड ए एंड बी आर एनी टू पॉइंट्स. ए और बी हम कोई दो पॉइंट मानकर चल रहे हैं. तो अगर ये ए और बी कोई दो पॉइंट हैं, सपोज ए इज़ एनी पॉइंट हेयर ऑन एक्स एक्सिस एंड बी इज़ एनी पॉइंट हेयर ऑन वाई एक्सिस. तो ए और बी एक्स इक्वल्स टू ए, यहाँ एक लाइन होगी, हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं. ए टू बी कोई एक लाइन है सपोज, ये x इक्वल्स टू ए लाइन और ये x इक्वल्स टू बी लाइन. नाउ बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में और इस fx के नीचे, ये पूरा fx है फंक्शन, और इस x एक्सिस के ऊपर ये क्लोज्ड फिगर आ गई है. इस क्लोज्ड फिगर का एरिया बाउंडेड बाय लाइन x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, fx एंड x एक्सिस, इन चारों के बीच का जो एरिया बाउंड्री रीजन है, दिस इज आंसर ऑफ इंटीग्रल. सो इंटीग्रेशन की एक एप्लीकेशन, आप सोचते रहे होंगे कि इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है. ये सबसे पावरफुल एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन फंक्शन की. सो इफ वी से दिस इज इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स बाउंडेड बाय पॉइंट्स a टू b, यानी कि x इक्वल्स टू a और b के बीच का एरिया बिलो दिस कर्व इस एफ एक्स के अंडर द कर्व एंड अबव x एक्सिस. a स्टार्टिंग पॉइंट है, लोअर लिमिट बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट किया. b अपर पॉइंट है, फाइनल पॉइंट जहाँ तक हमें एरिया फाइंड करना है. एफ एक्स अपर कर्व, जिसके नीचे नीचे का एरिया फाइंड कर रहे हैं, जिस भी फंक्शन के नीचे का एरिया फाइंड कर रहे हैं. डी एक्स मीन्स एक्स एक्सिस, यहाँ से हमें हेल्प मिल रही है कि एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर. सो दिस रीजन, जो ये शेडेड रीजन है, दिस इज इंटीग्रल. अगर हम एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो a टू b
एफ एक्स डी एक्स जो भी करेंगे हम इसको रीड करते हैं लोअर लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और इसे आंसर आता है एरिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल एप्लीकेशन। अभी तक हमने जो एरियाज़ किए हैं, आपने लोअर क्लासेस में किए हैं, वो एक फिक्स्ड शेप के किए, लाइक एक सर्कल का किया, सर्कल का एरिया आप कर सकते थे पाई आर स्क्वायर। किसी ट्राइंगल का एरिया आपने फाइंड किया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड किया, मतलब कुछ फिक्स्ड शेप्स के ही आपने एरियाज फाइंड किए। अब इसके हेल्प से हम इस तरह के कर्व, हमें फंक्शन का ग्राफ पता होना चाहिए, लाइक एक्स स्क्वायर, एलिप्स, हाइपरबोला, या कोई भी फंक्शन जो किसी भी नेचर का हो, बट उसका अगर आपको मेन फंक्शन पता है कि वो ड्रॉ किस फंक्शन पर हुआ है, तो हम उसके अंडर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के इर्रेगुलर रीजन्स जो किसी फिक्स शेप के भी नहीं हैं, बट इफ़ वी हैव इट फंक्शन वी कैन फाइंड एरिया। So this is very powerful tool to find such type of areas under this topic definite integrals. फर्स्ट टॉपिक में हम एक्सरसाइज 7.1 से 7.7 तक कर चुके हैं। डेफिनेट में अब 7.8 से स्टार्ट होता है। 7.8 राइट नाउ अभी सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है इस साल। तो अब हम 7.9 से स्टार्ट करेंगे। हाउ टू फाइंड दिस इंटीग्रल, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन कि अब इसको किया कैसे जाए। ये एरिया है, इसकी एप्लीकेशन ये तो अब आप समझ ही गए हैं। अब इसको करने का तरीका, सपोज एक क्वेश्चन है एफ एक्स डी एक्स और हमने इसका आंसर किया, कोई भी आंसर आ गया, सपोज पी ऑफ एक्स, ये एक आंसर आ गया, और ये अभी मैंने एक डेफिनेट इंटीग्रल लिया है तो प्लस सी आ गया। एक वेरिएबल फंक्शन था, आंसर भी किसी वेरिएबल फॉर्म में आया। अब अगर सेम क्वेश्चन, सेम फंक्शन लिमिट्स के साथ आता है विद लोअर लिमिट ए एंड अपर लिमिट बी, देन वी विल राइट दिस पी एक्स, जो भी आंसर आएगा, अगर इसका इंटीग्रेशन पी एक्स है तो पी एक्स लिखेंगे, देन वी विल पुट, विल जस्ट राइट ए एंड बी, पहले लिख देते हैं सिंबल, देन वी विल पुट अपर लिमिट इन मेन फंक्शन, जो आंसर अभी आया है बी, माइनस देन वी विल पुट लोअर लिमिट इन दिस, ये आंसर होगा। तो यहां एक डेफिनेट आंसर आने वाला है। इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल, इन दोनों में अब डिफरेंस क्या नजर आ रहा है। एक तो यहाँ सी हुआ करता था कांस्टेंट, वो अब यहाँ नहीं होगा। यहाँ एक वेरिएबल फॉर्म में जनरली आंसर्स आ रहे हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जब आप नंबर्स को पुट कर देंगे तो यू विल गेट अ फिक्स्ड आंसर, हमें यहाँ पर एक फिक्स आंसर मिल रहा है। दैट्स वाई दिस इंटीग्रल विद लिमिट्स इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। विदाउट लिमिट इंटीग्रल है, वी कॉल इट इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब तक हम इनडेफिनेट इंटीग्रल करते आए हैं। इन दिस सेक्शन, इन दिस पार्ट, नाउ वी विल डू डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। सपोज देर इज वन function given as x square dx and limit is given from 1 to 2, lower limit 1, upper limit 2. Now we can say that integration of this function, x square का integration क्या हुआ, x cube by 3, कहाँ से कहाँ तक हुआ, 1 to 2, इंटीग्रेशन कर देंगे ब्रैकेट लगाकर, लोअर लिमिट अपर लिमिट, अब ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे इस तरीके से, लोअर लिमिट अपर लिमिट। नाउ इस आंसर में सबसे पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b माइनस ए। आंसर में एक बार अपर लिमिट पुट किया गया तो ये हो गया दिस, अपर लिमिट को पुट किया pb, अब लोअर लिमिट को पुट किया गया, मतलब सेम आंसर, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप ये वैल्यूज को पुट कर दीजिए। एक बार अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। दिस इज 8/3 माइनस 1/3, 8/3 माइनस 1/3, दैट मीन्स 7/3। ये आंसर आ गया। अगर हम इसको भी ग्राफिकली समझें तो ग्राफिकली जो अभी आपको ऊपर बताया गया है वही कंसेप्ट हम यहाँ देख सकते हैं। सपोज वी हैव वन ग्राफ इन दिस फॉर्म, एक्स स्क्वायर एक पैराबोला होता है, ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर, एक पॉइंट है 1 और एक पॉइंट है 2।
1 और 2 के बीच में और इस एरिया जो ये ग्राफ है एक्स स्क्वायर इसके बिलो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं. These are two lines. So area bounded between this line x equals to 1, x equals to 2, below the curve, जो भी आपका कर्व है वो, and above x axis, ये वाला एरिया. इस तरह की देखिए रेगुलर शेप, अगर ये सीधी लाइन होती तो एक ट्रेपीजियम बनता. ट्रेपीजियम के फॉर्मूला हमें पता है, नॉर्मल ज्योमेट्री से हम करते आए हैं. बट अब इस तरह के जो कर्व हैं हम इसका भी एक्यूरेट एरिया फाइंड कर सकते हैं 1 से लेकर 2 तक. यहाँ ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज एक्स स्क्वायर. ये जो फंक्शन है ये है एक्स स्क्वायर. इस पूरे रीजन का एरिया आया है, अभी हमने फाइंड किया 7/3. वी वुड से दिस एरिया, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज 7/3 स्क्वायर यूनिट्स. बट ये हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वहाँ ये डिटेल में किया जाएगा. स्क्वायर यूनिट्स बिकॉज ये एरिया है, हमें यूनिट नहीं पता कितना है. बट यहाँ हम एज एन एरिया यूज़ नहीं कर रहे हैं, एज अ टूल कर रहे हैं, एज एन इंटीग्रेशन कर रहे हैं. तो यहाँ आंसर में कोई स्क्वायर यूनिट नहीं लिखा जाएगा. बट जब इसकी एप्लीकेशन की जाएगी, इसी क्वेश्चन का क्या मीनिंग हुआ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इस क्वेश्चन का क्या है कि एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एक्स स्क्वायर, इसके नीचे का अंडर दिस कर्व, फ्रॉम 1 to 2, 1 और 2 के बीच में, एंड डी एक्स से पता लगता है एक्सिस का, अबव एक्स एक्सिस. अगर यहाँ डी वाई होता तो वो होता अबव वाई एक्सिस, फिर हमें यहाँ से देखना होता, वो लिमिट भी फिर वाई की होती, वो एक अलग केस हो जाता. अभी आप एक्स के हेल्प से समझें, क्योंकि हम एक्स के ही फंक्शंस करते हैं. तो ये जो पूरा सॉल्व किया गया है और जो आंसर 7/3 आया है, ये एक्चुअल में एरिया अंडर दिस कर्व 1 to 2 है. सो आई होप ये अब आपको समझ में आ गया होगा. तो अब हम सिर्फ ये एप्लीकेशन करेंगे इंटीग्रेशन वाले. अब डेफिनेट इंटीग्रेशन को इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और हो सकता था. अभी हमने क्या किया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया और लिमिट को पुट किया. अगर आप लिमिट के बिना इस क्वेश्चन को लिखते हैं, सपोज मैं इसी क्वेश्चन को लिखता हूँ 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है. बट मैं स्टार्टिंग में इसका सॉल्यूशन दूसरे तरीके से कर रहा हूँ. आई लिया और अब लिमिट्स नहीं लिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर ले लिया. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3 प्लस सी. क्योंकि ये इंटीग्रल आया है, हम रीजन लिखेंगे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, दिस फंक्शन विदाउट लिमिट इज दिस, सो 1 to 2 x² dx इज x³/3 1 to 2. करना तो वही है, अभी वही सब कुछ पुट होगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर वही 7/3. तो डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस इसकी वर्किंग में आया. यहाँ हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, फिर ये ब्रैकेट अप्लाई कर रहे हैं, 1 2 लिख रहे हैं, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लिमिट को हमने कंसीडर ही नहीं किया, पहले इंटीग्रेशन कर दिया बिना किसी लिमिट के. जब आंसर आ गया, फिर इस आंसर को हमने यूज़ किया फॉर सब्स्टिट्यूशन. तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. हम इसी को प्रेफर करेंगे, फर्स्ट मेथड को. कहीं कहीं पर ये भी अप्लाई हो सकता है, बट दिस इज मेन फंक्शन, इजी मेथड, शॉर्टकट मेथड, बेटर मेथड. तो अब हमने समझ लिया है इंटीग्रेशन क्या है. इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं. इनडेफिनिट में हम कोई फिक्स एरिया नहीं फाइंड कर पाते, डेफिनिट में हमारे पास पॉइंट है, तो अब हम एक एग्जैक्ट एरिया फाइंड कर पाते हैं. और इसके दो तरीके हो गए हैं, तरीके दोनों सेम ही हैं, बस प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है. इंटीग्रेशन करना है और आंसर में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है. और दोनों में डिफरेंस क्या है, इंडेफिनिट और डेफिनिट में. इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम सी नहीं ला पाते, कांस्टेंट नहीं आता, और यहाँ पर एक कांस्टेंट भी आता है. यहाँ कोई फिक्स आंसर नहीं है, यहाँ एक फिक्स आंसर है. अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. सपोज आई हैव टू फाइंड इंटीग्रल -1 to 1. Now in this integral -1 to 1, lower limit -1, upper limit 1, and function is given as this. तो इसका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x, अब कोई c नहीं आएगा, प्लस में c नहीं लिखेंगे,
लोअर लिमिट अपर लिमिट अब यहाँ लिखी गई है, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना होगा बाद में। नाउ आई एम पुटिंग अपर लिमिट, यानी कि इस पूरे फंक्शन में पहले अपर लिमिट 1 पुट करेंगे, 1² प्लस 1 माइनस, अब मैं पुट कर रहा हूँ लोअर लिमिट, -1 पुट किया गया तो -1² एंड -1। एंड नाउ आई कैन सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/2 प्लस 1 -1/2 माइनस माइनस प्लस 1, हाफ हाफ कैंसल्ड, आंसर इज 2। जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इसको एज एन एरिया लेंगे। एरिया अंडर दिस लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन के अंडर का एरिया -1 और 1 पॉइंट के बीच में और एक्स एक्सिस के अबव, तो फिर ये एरिया होगा 2 स्क्वायर यूनिट। बट वो एप्लीकेशन पार्ट है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। अभी हम सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं या डेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं, तो फिर सीधा वैल्यू आंसर है। तो हेयर वी आर गेटिंग अ फिक्स्ड आंसर 2। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इफ क्वेश्चन इज दिस 2 to 3 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod x, प्लस सी अब नहीं आएगा, डेफिनिट इंटीग्रल है तो कोई सी नहीं लिखना होता। 2 to 3, अब इस पूरे आंसर में जहाँ जहाँ पर x दिखता है वहाँ पर 3 पुट कर देंगे, और पूरे आंसर में फिर जहाँ जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर लोअर लिमिट को पुट किया जाएगा। तो आंसर इज log 3 माइनस log 2। अब मुझे मॉड की भी ज़रूरत नहीं रही है, बिकॉज आई नो दिस 3 इज़ पॉजिटिव, आई नो दिस 2 इज़ पॉजिटिव। लॉग के लिए हम मॉड क्यों लगाया करते थे? क्योंकि लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव फंक्शन हम नहीं ले सकते। नाउ log m माइनस log n, आप चाहें तो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, दिस इज log m/n, सो log 3/2 इज आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 0 to π/4 sin 2x, so integration lower limit 0 upper limit π/4 मेन फंक्शन sin 2x एंड dx। sin 2x का ग्राफ एक वेव कर्व में जाता है। अब हम ऐसी वेव्स के अंडर का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस इंटीग्रेशन। sin 2x का इंटीग्रेशन होगा, sin का होता है माइनस cos x, यहाँ 2x है तो 2x होगा, अपॉन 2x का कोफिशिएंट है तो वो ज़रूर आएगा। यूजुअली स्टूडेंट्स इस कोफिशिएंट को भूल जाते हैं, भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। नाउ ब्रैकेट अप्लाई किया, लोअर लिमिट यहाँ, अपर लिमिट यहाँ। अब हमें क्या करना होगा, इस पूरे फंक्शन में एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जो माइनस साइन है और जो कांस्टेंट्स हैं, अगर वो मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में है हम उसे इस ब्रैकेट से बाहर ले सकते हैं। इससे हमारा सब्स्टिट्यूशन का काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन विल बी डन इन cos 2x, मल्टीप्लिकेशन में थे -1 और 2 बाहर ले लिए गए, 0 to π/4। नाउ दिस इज -1/2 cos, एक बार हम अपर लिमिट पुट करेंगे जहाँ जहाँ पर x है, 2 into π/4, और एक बार हम लोअर लिमिट पुट करेंगे जहाँ जहाँ पर x है। तो यहाँ अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट इस π/4, अपर लिमिट π/4 है तो मैं यहाँ π/4 पुट करने वाला हूँ, लोअर लिमिट 0 तो यहाँ 0 पुट किया। अब देखते हैं इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आंसर क्या आता है। इफ यू सिंप्लीफाई इट, माइनस हाफ तो बाहर ही है, कैंसिल हुआ तो π/2 रह गया, cos π/2 cos 90 इज 0, माइनस दिस इज cos 0, cos 2 into 0 इज cos 0, cos 0 होता है 1। तो आंसर सिंप्लीफाई होकर आ गया सिर्फ और सिर्फ 1/2, -1 इसको मल्टीप्लाई किया, -1/2, दिस इज आंसर। एक एग्जांपल और लेते हैं। इफ इट इज 4 to 5 ex, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिस इज ex, 4 to 5 इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, ex का तो ex ही होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखा, एक बार अपर लिमिट पुट की गई, एक बार लोअर लिमिट पुट की गई, दिस इज आंसर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, e⁻⁴ को कॉमन ले लिया, अदरवाइज ये आंसर भी ठीक है, कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ इट इज 0 to 1 dx या 1 अपॉन √1 - x²
अब इसका इंटीग्रेशन किया जाए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला है। नाउ अप्लाइंग लिमिट 0 to 1, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0। साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन 1 कब होता है, पाई बाय 2 पर। साइन 0 कब होता है, 0 पर। तो आंसर आ गया है पाई बाय 2, फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 6। इफ क्वेश्चन इज पाई बाय 6 to pi by 4 cosec x। cosec x का इंटीग्रेशन सबसे कम यूज हुआ है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला है। cosec x अभी तक आई थिंक कहीं यूज नहीं हुआ है, बहुत कम क्वेश्चंस हैं। इसका फॉर्मूला लर्न रखिएगा। cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x, डायरेक्ट यूज करेंगे। अब लिमिट पाई बाय 6 टू पाई बाय 4। इसी तरह से sec x का भी इंटीग्रेशन बहुत कम यूज हुआ है। अगर यहाँ sec x होता तो आंसर होता log sec x माइनस प्लस 10x। sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस 10x और cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x। मोड तो आएगा ही। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x है एक बार पाई बाय 4 पुट किया जाएगा, फिर माइनस साइन, फिर पूरे फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x है पाई बाय 6 पुट किया जाएगा। log cosec पाई बाय 4 माइनस cot पाई बाय 4, अपर लिमिट पुट हो गई है, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करने वाले हैं। cosec पाई बाय 6 माइनस cot पाई बाय 6। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। log cosec पाई बाय 4, 45 की वैल्यू √2 होती है, cot पाई बाय 4 1 होता है, माइनस log cosec पाई बाय 6 cosec 30 2 होता है और cot पाई बाय 6 √3। log m माइनस log n, ये भी पॉजिटिव है, 1.41 माइनस 1 पॉजिटिव ही आएगा। 2 माइनस 1.73 के अराउंड होता है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो दोनों का मॉड आप हटा सकते हैं। log m माइनस log n की प्रॉपर्टी, दिस इज log m by n, so I can say it is log, this is 2 minus 1 upon this, ये आंसर है और यहाँ पर कोई प्लस c नहीं आता। So this way we can solve definite integral questions having some limits। ये हुआ डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 7.9 7.10 इसी पर बेस्ड है। अब इसी में हम कुछ और कर रहे हैं, एक नेक्स्ट टाइप अब हम करने जा रहे हैं, इसी की एक्सटेंशन है, जहां हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल बट यूजिंग सम सब्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट टाइप, दिस टाइप इज डेफिनेट इंटीग्रल विद सब्स्टिट्यूशन। अगर हमें किसी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है तो उसकी वर्किंग थोड़ी सी अलग हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। सपोज देयर इज वन क्वेश्चन 0 to 1 x अपॉन x square plus 1 dx। We don't have direct approach, direct formula for this. We will have to substitute t as x square plus 1. So dt is 2x dx, डेरिवेटिव हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, कोई इशू नहीं है, कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज दीज टू आर लिमिट्स ऑफ x। आपको बताया गया था कि हम कभी भी ये नहीं लिख सकते लाइक x dx और ये अभी t में पुट हो गया। अब अगला स्टेप अगर हम ये करते हैं कि चलो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, x dx अपॉन ये अभी भी t में है। अब हमने देखा कि चलो dt आ गया तो dt बाय t कर दिया। ये जो अप्रोच है ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, दिस इज टेक्निकली इनकरेक्ट। ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? आधा फंक्शन x में आधा t में कभी नहीं आएगा। जब भी सब्स्टिट्यूट होगा सब कुछ सारा सब्स्टिट्यूट होगा एक साथ t में आएगा। या तो आप इस फॉर्म में आंसर लिख रहे हैं x की फॉर्म में, या फिर आप t की फॉर्म में आंसर लिख रहे हैं।
एक मेन मिस्टेक यहाँ पर ये हो गई है। तो आधा फंक्शन अगर ये विदाउट लिमिट का क्वेश्चन होता तो आप आधा x में आधा t में कभी नहीं लिखेंगे। होल फंक्शन इज टू बी कन्वर्टेड इन वन गो, एक ही स्टेप में सारा फंक्शन t dt में कन्वर्ट होना चाहिए। ये इंडेफिनिट में बता दिया गया है, पूरा फंक्शन t के टर्म्स में आना चाहिए। अब अगर हम इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिखते हैं, चलिए 0 to 1 है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, dx है। हम सोचते हैं चलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये हो गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। और अब इसको लिख देते हैं हाफ 0 to 1 dt बाई टी। क्या ये सही है? जी नहीं, ये भी गलत है। यहाँ गलती क्या हुई है, ये जो लिमिट्स हैं ये x की फॉर्म में है, ये x में पुट करनी होती है, एक बार अपर लिमिट 1, एक बार लोअर लिमिट 0। अब ये जो पूरा फंक्शन है यहाँ तो x की टर्म्स में है, फंक्शन ऑफ x dx और ये x की वैल्यूज। लेकिन यहाँ क्या हुआ, dt बदल गया, t बदल गया, बट ये लिमिट तो अभी भी x की है, लिमिट अभी भी नहीं बदली है। तो ये टेक्निकली इनकरेक्ट है। दैट मीन्स अगेन वी आर नॉट अलाउड टू यूज दिस मेथड। ये भी गलत है, इनकरेक्ट। वी विल नॉट यूज दिस ऑल्सो। तो हमें ये भी यूज नहीं करना, ये भी यूज नहीं करना, दोनों गलत हैं। इन दोनों में से हमें कोई भी यूज नहीं करना है। आधा फंक्शन x में आधा t में कभी नहीं आता है। इसी तरह से लिमिट्स भी t में ही होनी चाहिए थी, x में नहीं हो सकती। अब सही मेथड क्या है? सही मेथड ये होगा जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, dt की वैल्यू tx आई है, साथ ही साथ हम इन वैल्यूज को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे? t था एक्स स्क्वायर प्लस 1, x की दो वैल्यूज और हैं, एक 0 और एक 1, तो t की दोनों वैल्यूज और निकालिए। इफ x इक्वल्स टू 0 देन t इज 0 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1। मतलब ये जो पॉइंट है आप इस t में पुट करेंगे। अगेन अब अपर लिमिट पुट कीजिए, एक बार लोअर लिमिट पुट की, एक बार अपर लिमिट पुट की। t क्या हो गया, यहाँ पर 1 पुट कर रहे हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2। मीन्स इफ x इज 0 then t is 1 and if x is 1 then t is 2। तो अब इसका सब्स्टिट्यूशन अगर करना है तो ये हो जाना चाहिए, जो 0 to 1 था, 0 to 1 x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो dt बाई टी आ गया। जो लिमिट्स हैं ये x की फॉर्म में नहीं रहेंगी, इनको भी t में लाना है क्योंकि फंक्शन t में आ चुका है। और t की फॉर्म में जो x में 0 था वो अब t में बन चुका है 1, जो x के लिए 1 था वो अब t के लिए आ चुका है 2। ये जो लिमिट्स आई थी 1 to 2, ये लिमिट हम यहाँ पुट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही फंक्शन को t dt में बदला गया, लिमिट भी उसी स्टेप में चेंज होनी चाहिए। अगर आपने इस तरह से अप्रोच किया और आगे आप करेंगे log t होगा, वैल्यू पुट करेंगे, वापस एक्स स्क्वायर में लाकर आंसर सही आ सकता है, बट वी कैन नॉट राइट हाफ ऑफ द पार्ट इन t एंड हाफ ऑफ द पार्ट इन x। ये एक प्रॉपर और करेक्ट अप्रोच है। नाउ इंटीग्रेशन कर देते हैं, log mod t, और अब डायरेक्ट लिमिट t में ही पुट होंगी। एक और मेजर डिफरेंस, अब हम वापस एक्स स्क्वायर में नहीं लाने वाले, दीज आर लिमिट्स फॉर एक्स एंड वाई, तो हम इन्हीं को पुट करेंगे। अब सीधा आंसर आ गया, हाफ log 2 माइनस log 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दिया गया, हाफ log 2। log 1 इज ऑलवेज 0, तो ये आंसर आ गया। तो बेसिक डिफरेंसेस क्या आए हैं? दो बेसिक डिफरेंस हैं। जब भी आपको करना होगा डेफिनिट इंटीग्रल विद सब्स्टिट्यूशन, तो जो लिमिट्स होंगी जब भी हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसी फंक्शन में, t वाले फंक्शन में, एक बार लोअर लिमिट भी पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट भी पुट करेंगे। लोअर लिमिट और अपर लिमिट दो नई लिमिट आ गई हैं इन टर्म्स ऑफ t। फिर जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही अप्रोच है। जब हम लिमिट करेंगे तो लिमिट्स की वैल्यूज़ को भी चेंज करेंगे। 0 चेंज हो गया t की टर्म्स में 1, 1 t के टर्म्स में आया है 2, पूरा फंक्शन t के टर्म्स में आ गया है। इंटीग्रेशन किया गया और वापस x में नहीं लाया गया, t में ही रखा है क्योंकि अब हम लिमिट चेंज कर चुके हैं। तो अब हमें यहाँ हेल्प करेगा, यहाँ क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। जो काम हम सब्स्टिट्यूशन में यहाँ बाद में करते थे x में लाने के बाद, वो पहले ही हो गया। तो मेथड ईजी रहेगा, बट आपको ध्यान रखना है इस बात का कि फंक्शन की लिमिट भी चेंज होंगी और जब इंटीग्रेशन होगा तो वापस x में नहीं लाना
क्योंकि ये टी के पॉइंट है तो हम टी में ही पुट कर देंगे और आंसर सीधा आ जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट हो रहा है बट वापस रीसब्स्टिट्यूट एक्स की फॉर्म में रिवर्ट नहीं कर रहे हैं, आंसर सीधा टी की फॉर्म में आ रहा है। इसका एक सेकंड मेथड और हो सकता था, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, वैसे फर्स्ट मेथड ही प्रेफर करना है। आप इसको आई मान लें, मतलब हम लिमिट को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, बिना लिमिट का क्वेश्चन ले लिया, ये वाला सेम। और अब इसको टी डी टी बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर से वही टी पुट किया गया, डी टी बाई टी आ गया, इंटीग्रेशन आ गया है हाफ लॉग मॉड टी प्लस सी, टी की वैल्यू को वापस रिसब्स्टिट्यूट किया, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही हमने टी एज्यूम किया था, प्लस सी। तो एक तरीका ये हो सकता है, आपने पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल की तरीके से सॉल्व किया, सो नाउ वी आर राइटिंग डेफिनिट इंटीग्रल, हेंस न्यू इंटीग्रल 0 to 1 x स्क्वायर प्लस 1 dx इज, ये वाला आंसर, हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल फंक्शन, लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 1। यहाँ कोई लिमिट ही चेंज नहीं की, मतलब जो टी वगैरह किया था वो हमने एक अलग से कर दिया। फिर अब हम इसका डायरेक्ट आंसर जो इंडेफिनिट में फाइंड किया था वो यहाँ पुट किया, और अब हम x में ही वैल्यू पुट कर रहे हैं, हाफ कॉमन लॉग, इसको अब पुट किया गया, तो अब ये एक बार 1 पुट होगा, स्क्वायर प्लस 1, तो 2 माइनस लॉग 1, लॉग 1 इज ऑलवेज 0, तो आंसर आ गया है हाफ लॉग 2। तो इस आंसर में और इस आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, अप्रोच का डिफरेंस है। यहां जब टी में पुट किया गया तो लिमिट भी चेंज पुट की गई, आंसर को हम एक्स में नहीं लाए, सीधे टी वाले पॉइंट पुट किए गए, आंसर आ गया। ये बहुत इजी और छोटा मेथड है। ये थोड़ा सा लेंथी अप्रोच हो गया, बट अगर आपको सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत है, लिमिट्स को पुट करने में दिक्कत है, तो ये अप्रोच भी गलत नहीं है। इंटीग्रेशन किया गया इनडेफिनिट फॉर्म में, अब जो आंसर आया है उसको हम डेफिनिट में सीधा यूज़ कर रहे हैं, और लिमिट को सीधा अब हम एक्स में ही पुट करेंगे, यहाँ हमें लिमिट नहीं चेंज करनी पड़ रही है। देखिए पूरा फंक्शन एक्स में है, लिमिट भी एक्स की ही है, पूरा फंक्शन एक्स में है, लिमिट भी एक्स की ही है, पूरा फंक्शन अब पुट हो चुका है। यहाँ पर पूरा फंक्शन एक्स में था तो लिमिट एक्स की थी, जैसे ही फंक्शन टी में आया लिमिट अब टी की आ गई है और सॉल्व किया गया। लेकिन अगर आप अप्रोच करते कि भाई फंक्शन एक्स में है, लिमिट एक्स में है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी ठीक है, बट यहाँ पर फंक्शन टी में है बट लिमिट एक्स की फॉर्म में ही चल रही है, तो ये गलत हो जाता, ये गलत है। ऐसे ही ऊपर जब आधा फंक्शन एक्स में आधा टी में, ये इंडेफिनिट में बता दिएगा, ये भी गलत अप्रोच है। तो डेफिनिट इंटीग्रल विद सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान रखना है, वेन एवर यू आर गोइंग टू चेंज लिमिट यू हैव टू पुट न्यू पॉइंट्स ऑल्सो, नए लिमिट पॉइंट भी यूज होंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब हम अप्रोच जो अप्लाई करेंगे, ये वाली अप्रोच अप्लाई करेंगे। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एग्जाम्पल 0 to pi by 2 sin x by 1 plus cos square x. Now I am taking t as cos x, तो dt हुआ माइनस साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर हो रहा है। अब लिमिट भी चेंज की गई, अगर x 0 है तो t कितना होगा, लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ मैं, तो t होगा cos ऑफ 0 यानी कि 1, और अगर x पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 लिमिट चेंज करनी है, तो t होगा cos पाई बाय 2 यानी कि 0। अब ये पूरा क्वेश्चन चेंज होने के लिए तैयार है। दिस क्वेश्चन इज 0 बन गया है 1, पाई बाय 2 बन गया है 0, माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस को बाहर रखा, tan इनवर्स का फॉर्मूला है 1 to 0। नाउ आई कैन अप्लाई लिमिट्स, दिस इज माइनस tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, tan 0 पर कितना होता है, 0 ही होता है, पाई बाय 4 पर 1 होता है, सो फाइनली आंसर इज पाई बाय 4। तो यहाँ हमने क्या किया, x और के जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट थे
उसको इसी टी में पुट किया, न्यू लिमिट्स आ गई हैं। जहाँ 0 होना चाहिए था वो अब टी की टर्म में 1 आएगा, जो π/2 होना चाहिए था वो 0 आएगा। जैसे ही हमने इसको x वाली फॉर्म को t में कन्वर्ट किया तो 0 को रिप्लेस किया 1 से, 0 और π/2 को रिप्लेस किया 0 से। ये न्यू लिमिट 0 की जगह पर 1, π/2 की जगह पर 0 आ गया। इन दिस क्वेश्चन we have to assume t as tan inverse x. dt, derivative of tan inverse x is this. Now changing the limits, if x is 0, lower limit, so t becomes tan inverse 0, which is 0. If x is 1, then t becomes π/4. यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 ही आता है, 1 पुट किया तो π/4। तो 0 की जगह पर क्या आने वाला है? 0, 1 की जगह पर π/4। नाउ दिस इज t dt, tan इनवर्स x इज t dx अपॉन दिस इज dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन होगा इसका t²/2 होल लिमिट्स 0 to π/4, वापस x में लाना नहीं है, सो दिस इज हाफ आउटसाइड t², 0 to π/4, हाफ आउटसाइड, अपर लिमिट पुट किया गया तो π²/16, 0 पुट करेंगे तो 0, सो आंसर इज π²/32। दिस इज आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं। 0 to 1 x ex प्लस साइन π/4x, दो फंक्शन है। हम इसको दो अलग अलग अप्रोच में भी कर सकते थे, मतलब चाहो तो एक साथ इंटीग्रेट कर दिए या इसके दो पार्ट बना दीजिए, मतलब इस तरीके से 0 to 1 x ex dx प्लस अगेन 0 to 1 साइन π/4x dx, दो अलग अलग पार्ट कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट आइलेट रूल से होगा, बाय पार्ट्स रूल। ये फर्स्ट पार्ट एल्जेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है सेकेंड पार्ट, तो एल्जेब्रिक एज इट इज ex का इंटीग्रेशन ex माइनस x का डेरिवेटिव 1 और ex का इंटीग्रेशन ex, उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो ex ही आएगा। ये मैंने फाइनल इंटीग्रेशन लिख दिया है। 0 to 1 एक साथ भी रख सकते थे हम इसको, प्लस साइन π/4 का इंटीग्रेशन, π/4x का इंटीग्रेशन कॉस थीटा अपॉन x का कोफिशिएंट π/4, दिस होल 0 to 1। नाउ वी हैव टू अप्लाई लिमिट्स। इसको कंबाइन भी कर सकते थे, एक साथ किया गया 1 e1 माइनस अपर लिमिट पुट की कर दी गई है, और उसके बाद अब 0 पुट करने वाले हैं, माइनस 0 इंटू e रेज़ टू द पावर 0, e रेज़ टू द पावर 0, ये माइनस बाहर लिया और 4/π भी बाहर ले लिया। डिनोमिनेटर में π/4 है तो ये 4/π बन गया है। कॉस π/4 इंटू 1 माइनस कॉस π/4 इंटू 0 विल बी 0 ओनली। नाउ सिंप्लीफाइंग दिस, ये तो कैंसिल ही हो गया, 0 माइनस 0 इंटू एवरीथिंग इज 0, माइनस माइनस प्लस, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1, माइनस 4/π, कॉस π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो अब ये आंसर आ रहा है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 आया एक, तो उसके बाद माइनस 4/π√2 प्लस 4/π। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फाइनली आंसर यू कैन राइट एज 1 माइनस 2√2/π, √2 से रैशनलाइज किया गया, प्लस 4/π। ये आंसर है। ये मैंने अलग अलग दो क्वेश्चन बना दिए, दो पार्ट कर दिया, आप एक साथ भी रख सकते थे एज अ होल। तो ये इंटीग्रेशन होगा, तो ध्यान क्या रखना है, लिमिट्स को चेंज करना है। तो इस बेसिस पर ये डेफिनेट इंटीग्रल की पहली दो एक्सरसाइजेज अब आप कर सकते हैं। फॉर योर प्रैक्टिस, एक्सरसाइज 7.9 एंड एक्सरसाइज 7.1010, ये दोनों एक्सरसाइजेज इसी पर बेस्ड हैं,
डेफिनेट इंटीग्रल पर बेस्ड हैं। बट आपको ध्यान रखना है जहाँ जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आएगा वहाँ पर लिमिट्स को भी चेंज करना है। मेजर पार्ट यही है। इजी क्वेश्चंस हैं, जो भी मेथड्स हमने अब तक यूज़ किए हैं इंडेफिनिट में वही यहाँ यूज़ होंगे, बस उनको अप्लाई करना है। तो ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। एक्सरसाइज 7.9 और 7.10 की आप प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।